यस, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर लिमिटेड स्टडी जोन। कल टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए थे और टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको बता दिया था कि किस टाइप के फोर्सेस होते हैं। एयर रेजिस्टेंस फोर्स बताया मैंने, मस्कुलर फोर्स बताया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया है ना जी। कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैंने आपको बताया तो जो मेन टाइप के हुआ करते हैं। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो भाई साहब, महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने, बेटा स्टॉप करिए आप लोग लिखना पहले, सबसे पहले यस इमीडिएटली बंद कर दो, यहाँ समझो, बंद कर दो, उसको बाद में करना भी टाइम मिलेगी, नहीं बाद में करना भी इसको। हाँ, तो महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने मोशन से संबंधित 3 लॉज दिए। ओके, मोशन के रिलेशन में कितने लॉज दिए? 3 लॉज। इनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। इनके वही नाम सिंपल है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो चलिए आइए सब लोग पीडीएफ ओपन करिए, पीडीएफ में देखते हैं। यस, क्या कह रहा पीडीएफ? Newton has given the 3 laws of defined the motion. Newton has given 3 laws to define the motion of the bodies. These laws are known as the Newton's laws of motion. इन लॉज को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हेडिंग डालिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब लॉ, न्यूटन का पहला नियम, मोशन का फर्स्ट रूल है, उसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कहते हैं। आइए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है बच्चों? न्यूटन के पहले लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब आप बच्चे लोग जानना चाहेंगे कि सर ये इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है बच्चों? इनर्शिया होती है एक टेंडेंसी बॉडी की, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। हाँ, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। बच्चों ध्यान यहाँ दे बोर्ड की तरफ, कहीं और मत देखें। इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी होती है। ये बॉडी की टेंडेंसी होती है जो उसकी स्टेट चेंज होने का अपोज करती है। मतलब बॉडी की वो टेंडेंसी जो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको किस में रखना चाहे? रेस्ट में। और अगर बॉडी मोशन में है, बॉडी किस में है? मोशन में है। यदि क्लियर वर्ड कहा जाए तो यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा वर्ड? तो उसको वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रखना चाहती है। मतलब बॉडी यदि रुकी है तो उसको रुके रहने देना चाहती है। बॉडी का वो गुण, वो फीचर, वो प्रॉपर्टी, वो नेचर, वो बिहेवियर जिसकी वजह से, वो टेंडेंसी बॉडी की जिसकी वजह से अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर बॉडी मोशन में है तो किस में रहना चाहती है? मोशन में रहना चाहती है। यस और नो? इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? बॉडी की इनर्शिया। क्या बोलते हैं? बॉडी का इनर्शिया। ये जो नेचर होता है इसको इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया वर्ड जो है, वर्ड मिलके बना है इनर्ट से, इनर्ट। और इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनर्ट का मतलब इनएक्टिव, मतलब आलसी। इनएक्टिव मतलब आलसी। जी हाँ, आलसी मतलब इनर्ट, एक तरीके से इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है। तो अगर मैं बैठा हूँ और मैं चाहूँ कि मैं बैठा रहूँ तो बताओ मैं आलसी हूँ कि नहीं हूँ? अगर मैं खड़ा हो गया हूँ तो मैं बैठना नहीं चाहता हूँ, इसका मतलब ये भी एक प्रकार का आलस है कि नहीं? बताओ। तो मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। समझ गए? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। आई बात समझ में ना? मतलब बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में किसी प्रकार का चेंज होना बर्दाश्त नहीं करती है। और अगर आपको इनर्शिया को ब्रेक करना है, इनर्शिया भंग लगाना है, वेरी गुड आंसर, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। मतलब फोर्स क्या है? फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जो इनर्शिया को भंग कर देता है, इनर्शिया को तोड़ देता है। आई बात समझ में ना? आपके आलस को कौन तोड़ देगा? फोर्स। आप बैठे हुए थे, झटका लगा, आप मोशन में आ गए, तो क्या लगा आपके ऊपर? फोर्स। क्या लगा? फोर्स। आ गई बात समझ में ना? तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है। आइए पीडीएफ में देखिए सभी लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी इज एट रेस्ट विल बी रिमेन इन रेस्ट and a body is in motion will continue in motion in a straight line, motion in a straight line with uniform speed. I mean to say guys, look at here, if a body is in rest it tend to remain in rest. If a body in uniform motion, if a body in uniform motion, okay, it will keep its uniform motion, it will keep its uniform motion. And all you know, uniform motion is happening in the case of only straight line motion. हाँ या ना? हाँ भाई, बहुत सारा होता है। एंड यूनिफॉर्म मोशन ओनली हैपेंस इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ या ना?
क्योंकि मोशन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी स्ट्रेट लाइन मोशन में। बच्चों समझ में आया? तो वही स्ट्रेट लाइन वाली बात लिखी हुई है, बट इतनी मेहनत क्यों करोगे आप सीधे लिखोगे इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट it keep itself at rest, if a body is in uniform motion, okay, it keep itself in uniform motion. This tendency, this behavior, this property is called inertia. Okay, inertia. Yes, फिर से पढ़ता हूं, if a body is in rest it will remain in rest, if a body is in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed unless it compelled by an external force to change its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आप ना लगाएं। समझ गए? मतलब किसी बॉडी के इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और यू कैन से लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। यस, वी हैव सो मेनी एग्जांपल, वन बाय वन आई एम गिविंग हियर द एग्जांपल्स। आइए देखते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल है बेटा, काफ़ी सारे एग्जांपल है। वेट बेटा, ध्यान से देखो। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इधर पे एक बॉल जो है फर्स्ट एग्जांपल में जो आपके सामने बना हो, आ जाओ आ जाओ भाई, गिव देम प्लेस गाइज, थोड़ा सा सेटल हो जाओ भाई। ठीक है ना? तो भाई अब हम बात कर रहे थे, अभी मैंने क्या बताया आपको, पहले मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बनाया, एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में मैंने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it will continue its rest, if a body is in motion it will continue its motion unless and until you apply an external force। मतलब फोर्स वो चीज़ है, फोर्स वो एक्सटर्नल पावर है जो कि इनर्शिया को तोड़ देता है, जो इनर्शिया को क्या कर देता है? तोड़ देता, ब्रेक कर देता है। अब आइए बात करते हैं, अगला टॉपिक है इनर्शिया एंड मास। तो आप लोग बस टॉपिक डालते जाओ। पहला मैंने क्या पढ़ाया? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा टॉपिक डालो इनर्शिया एंड मास, inertia and mass। ओके, सो इनर्शिया तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज इनर्शिया। ओके, व्हाट इज इनर्शिया? द नेचर ऑफ अ बॉडी, है ना, बाय विच इट रेजिस्ट टू चेंज ऑफ इट्स स्टेट। ओके, रेस्ट स्टेट और डायनेमिक स्टेट। किसी बॉडी का वह गुण जो कि उसकी स्टेट में चेंज होने का क्या करता है? अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। समझ में आया? मैं बोलता हूं कि मैं आपको कंफर्टेबली, मैं आपको बोलता हूं कि आप जो है स्विच ऑन करने मत जाओ, मैं आपको नहीं बोलता हूं, मैं खुद चला जाता हूं। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप किस में रहते हो? रेस्ट में रहते हो। किस में रहते हो? अगर आप मोशन में आना तो आपको उठना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। समझ गए ना? नहीं होती है, नेचुरली थोड़ी सी परेशानी। आप 20 बार आकर के जाकर के बैठो, आपको समझ में आ जाएगा, परेशानी होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, और सिंपल फिजिकल एग्जांपल देते हैं। गाय में देखा, अगर रास्ते में गाय वगैरह बैठ जाती हैं, वो उठाए नहीं उठती हैं, है ना, आराम से च्युइंगम चबाते बैठी रहेंगी, और आराम से आप उनके आजू बाजू से निकल जाओ, उनको कोई मतलब नहीं है अपन से। तो वो भी किस में है? इनर्शिया मोड में। किस में है? इनर्शिया मोड में, वो रेस्ट में है। अब वो रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहती है, रेस्ट से मोशन में नहीं आना चाहती, क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो बॉडी की स्टेट चेंज का क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी का नेचर है। इनर्शिया क्या है बच्चों? नेचर है, और यू कैन से टेंडेंसी है। किस बात की टेंडेंसी है? अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो किस में रहेगी? मोशन में। इस बात की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इस बात की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ये हो गई भाई इनर्शिया की बात। इस बात की टेंडेंसी को अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, इस बात की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो आइए देखते हैं पीडीएफ, बेटा आपको ग्रुप में डाल दिया गया पीडीएफ, ओपन कर लीजिए पीडीएफ। देखिए, इनर्शिया, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब आइए बच्चों, हम इनर्शिया का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये आप लोग घर में भी कर सकते हैं। कल ही मैंने बताया था, एक ग्लास ले लीजिए और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख लीजिए, और इसके कार्डबोर्ड को लेकर के यहाँ पे कटाक मारिए,
तो कार्डबोर्ड निकल करके आगे चला जाएगा, बोलो हाँ, और सिक्का कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर ये रेस्ट में था। किस में था, आपने यहां पर इसको मारा अंगूठे से, तो ये कार्डबोर्ड तो मोशन में आया है, बट ड्यू टू रेस्ट इनर्शिया के कारण ये मोशन में नहीं आया, ये मोशन में नहीं आया। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जब आप लोग घर में लेकर के किसी कंबल को फटकारते हो, कंबल चादर किसी को फटकारते हो, ऐसे करते हो जोर से, बोलो हाँ, तो उस समय जो पार्टिकल होते हैं डस्ट के, वो डस्ट पार्टिकल ऐसे ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड गिरा करते हैं, यस और नो। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप कंबल को मोशन देते हो तो कंबल के पार्टिकल तो मोशन में आ जाते हैं, बोलो हाँ, मगर डस्ट के पार्टिकल मोशन में ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया, या वो मोशन में आते भी हैं तो वो अपने रेस्ट को तोड़ने का अपोज करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम रेस्ट में ही रहेंगे। हम किस में रहेंगे, रेस्ट में, क्योंकि पहले वो किस में थे, रेस्ट में, और बाद में भी किस में रहना चाहते हैं, रेस्ट में। आई बात समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। तो अगर पार्टिकल रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। आप पर्दे को छड़ी से मारिए, खट 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 छड़ी से मारिए तो पर्दा हिलेगा, बोलो हाँ। अब उसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। समझ में आ गया ना, गिरने लगते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल पहले किस में थे, रेस्ट में थे। किस में थे, तो कंबल आपने दे दिया तो कंबल मोशन में आ गया, मगर वो अपना रेस्ट क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। रेस्ट क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो कंबल में वेलोसिटी मारी आपने तो कंबल वेलोसिटी कारण मूव करके पीछे चला गया, मगर जो पार्टिकल था वो वहीं का वहीं बना रहा। समझ में आया, और नीचे गिर गया। आई बात समझ में। फल जब आप तोड़ते हैं, किसी पेड़ को हिला के फल तोड़ते हैं, बोलो हाँ या ना, किसी पेड़ को हिला के फल तोड़ते हैं तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं शेक करते हैं तो उनकी ब्रांचेस किस में आ जाती हैं, मोशन में आ जाती हैं, बोलो हाँ। मगर जो फल होता है वो किस में रहना चाहता है, रेस्ट में, क्योंकि भाई ब्रांचेस का कनेक्शन सीधे आपसे है, हाँ या ना। उस पर तो आप डायरेक्टली फोर्स लगा रहे हो तो वो तो नहीं रुकेगा, मगर फल जो फ्रूट्स लगे हैं उसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके हाथ से नहीं है, तो वो क्या मेंटेन करना चाहेगा, रेस्ट। क्या मेंटेन करना चाहेगा, रेस्ट। इस तरीके से ब्रांच हिलती है और वो बेचारा अपनी जगह लगा रहता है, इसलिए फल टूट करके गिर जाते हैं। क्या, हाँ बिल्कुल, हाँ तो फल मोशन में आएगा, फल मोशन में आएगा तो ब्रांचेस, जो पेड़ की ब्रांचेस है वो किस में रहेंगी, रेस्ट में, हाँ या ना। पेड़ की ब्रांचेस किस में रहेंगी, रेस्ट में, तभी तो कनेक्शन टूटेगा वहाँ से, हाँ या ना। आ गई बात समझ में ना। चलिए, तो ये हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए शीट में, ग्लास वाला। हाँ, तो ग्लास वाले एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, इन द अबव शोन पिक्चर द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट even when the card flows off. The mass of an object is measure of its inertia. हाँ, ये तो मैंने बना दिया inertia. Inertia मैंने बता दिया. What is inertia? It is the tendency of a body to keep itself in rest or in motion. Second thing है, बात होती है mass क्या है. mass, तो बच्चों मेरे inertia कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. inertia कोई फिजिकल क्वांटिटी, inertia एक नेचर है. inertia क्या है, नेचर। जैसे मैं बोलूँगा गुस्सा, तुम्हारा गुस्सा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे गुस्से को नाप नहीं सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आज प्रिंस को 2 किलो गुस्सा आया, आज सुख को 4 लीटर प्यार आया, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। गुस्सा, प्यार, इमोशन, कुछ भी, मोहब्बत, घृणा, हेट रेट, ये सारी की सारी क्या फीलिंग्स हैं, क्या है ये सारी की सारी फीलिंग्स। ऐसे इनर्शिया भी एक टाइप की क्या फीलिंग है, एक टाइप की टेंडेंसी है। एक टाइप की क्या है, टेंडेंसी है ना। तुम 10 किलो घमंडी हो, कितने किलो घमंडी हो, 10 किलो। यार घमंडी होना टेंडेंसी है, क्या है, टेंडेंसी है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं जिसको आप मेजर कर सको। मगर मास क्या क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। मगर मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में ना। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी। तो यदि कोई पूछे आपसे कि इनर्शिया और मास में क्या डिफरेंस है, तो बताना भाई साहब, इनर्शिया टेंडेंसी है और मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इनर्शिया टेंडेंसी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है। इनर्शिया टेंडेंसी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है। इनर्शिया को आप डायरेक्टली कोई मेजर नहीं कर सकते हो, बट मास को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 18 किलो, हाँ या ना। मास को मेजर कर सकते हो। समझ में आया। तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी बट इनर्शिया इज अ टेंडेंसी। आई बात समझ में ना। हाँ, मगर एक रिलेशन है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। मेरी क्लास में 2 बच्चे, एक बच्चा आया जिसका वजन है 80 किलोग्राम। किसका वजन है, 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम मत लाना भाई, ऐसा बच्चा 2 लोगों की कुर्सी की जगह खा लेगा एक बच्चा। वो 80 किलोग्राम
वो हाथी भाई टाइप, तारक मेहता का हाथी भाई टाइप। हाथी भाई का बच्चा भी तो ऐसे ही है ना, हाथी भाई का बच्चा क्या नाम उसका, गोलू, गोलू, हाँ तो गोलू भी वैसे ही है, गोली नाम है, अच्छा गोली नाम है, ठीक है। तो गोली, गोली भी वैसे ही है, एकदम मोटा सा तगड़ा सा, हाँ या ना। अब ये बताओ वो गोली और एक वो सरदार का बच्चा पतला दुबला सा, गोगी, हाँ गोगी। तो अगर मैं दोनों को बोलूँ स्टैंड अप, तो जल्दी कौन उठेगा, गोगी उठेगा कि गोली उठेगा, गोगी उठेगा, क्योंकि गोगी का मास कम है, गोगी का मास, और जिसका मास कम है उसका इनर्शिया भी कम है। समझ में आया? तो फीलिंग पता लगा लोगे एक तरीके से कि मास कम होने से इनर्शिया कम होता है और मास ज़्यादा होने से इनर्शिया ज़्यादा होता है। समझ गए ना? तो यदि हाथी और बुल बैठ गए हो सामने, हाथी बैठ गया हो और सामने बुल यानी कि सांड बैठ गया हो, बोलो दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, हाथी का कि बुल का? हाथी का। हाथी को उठाना बहुत मुश्किल होगा, उठेगा ही नहीं। समझ गए ना? बड़ी मुश्किल से। नहीं बुल को तो, हाँ डॉग ले लो, चलो और छोटा ले लो, डॉग को पक्के से भग जाएगा हाँ या ना, है ना? तो इसलिए क्या लिखो कॉपी में, लिखो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। लिखिए मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब किसी के मास को मेजर कर लो, आपको इनर्शिया का अंदाजा लग जाएगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। नहीं ऐसा नहीं है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तुमने उनको रिश्वत दे रखी होगी पक्के से बोल के रखा होगा 10 का दूंगा मैं तेरे को। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? मास एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। हाँ द एसआई यूनिट, अब मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, केजी है। चलो आपसे सवाल, इनर्शिया की एसआई यूनिट बताओ। बिल्कुल गलत, इनर्शिया की एसआई यूनिट हो ही नहीं सकती है। इनर्शिया टेंडेंसी है। इनर्शिया क्या है, और टेंडेंसी। जिसको मेजर नहीं कर सकते उसकी यूनिट होगी क्या, हाँ या ना? आपके गुस्से की यूनिट क्या है, कुछ नहीं। गुस्सा किस में नापोगे, हाँ या ना? गुस्सा किस में नापोगे, किसी में नहीं। माही, माही के लालच की यूनिट क्या है बताओ, माही का लालच किस में नापोगे, नाप सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि लालच इज अ नेचर, लालच इज अ नेचर, लालच इज अ नेचर। तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, एक टेंडेंसी है लालच। तो ऐसे ही इनर्शिया एक टेंडेंसी है। तो मैंने आपसे पूछा इनर्शिया की यूनिट क्या है, तो आप बोलिए सर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए इसकी यूनिट बता पाना संभव नहीं है। बोलो बच्चों आ गया समझ में? चलिए अब पढ़ते हैं, कॉपी में लिखिए एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो भाई चलो, चलो लिखो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। प्रिंस तेज आवाज में पढ़ो पहला एप्लीकेशन। अ पैसेंजर, क्यों दोनों लॉज वैलिड है भाई? अब ये कैसा सवाल हुआ कि आप आइंस्टाइन के लॉ को मानते हैं कि न्यूटन के लॉ को मानते हैं? दोनों ने अलग अलग फील्ड का लॉ दिया है, एक ने मास एनर्जी रिलेटिविटी का लॉ दिया है और एक ने मोशन का लॉ दिया है। ज़्यादा दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के हैं, मगर यदि दिमाग की बात की जाए, आईक्यू की बात की जाए, तो आइंस्टाइन के पास आईक्यू ज़्यादा था। आइंस्टाइन ने बहुत तगड़ी वाली डिस्कवरी करी है, समझ गए ना? कल्पना से भी परे वाली, कल्पना से भी परे वाली, वो तो है ना। तो अगर ज़्यादा रिस्पेक्टेबल बोला जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, मगर न्यूटन का भी जो योगदान है वो कहीं से कहीं तक कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। हाँ भाई साहब कम बैक देखिए जल्दी से। हाँ पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो प्रिंस। बस 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 पहला माही आप पढ़िए एक बार जोर आवाज में। When the bus takes turns, body of passenger wants to continue moving in straight line. Due to this, it appears that his body bends outwards. चलिए भाई साहब,
एक अब देखिए पैसे इनर्शिया का काम क्या है, मैं आपको 3 तरीके के इनर्शिया बता रहा हूं। इनर्शिया आपको 3 जगह दिखाई देगा। पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट का इनर्शिया क्या कहता है, रेस्ट की टेंडेंसी क्या कहती है कि अगर मैं इनिशियली रेस्ट में हूं तो मैं फाइनली भी किस में रहना चाहता हूं, रेस्ट में। दूसरा इनर्शिया बनेगा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि अगर मैं इनिशियली, बॉडी कहेगी अगर मैं इनिशियली मोशन में हूं, मेरे बच्चों कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं तो मैं फाइनली भी किस में रहना चाहती हूं, यूनिफॉर्म मोशन में। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या नाम है बच्चों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भैया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बॉडी रेस्ट में चेंज का अपोज करती है, इनर्शिया ऑफ मोशन में बॉडी मोशन में चेंज का अपोज करती है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में बॉडी डायरेक्शन में चेंज होने का क्या करती है, अपोज करती है। और तीनों अपोज को बॉडी अपने अपने तरीकों से दिखाएगी। आइए तीनों तरीकों को आप अपने अपने तरीकों से देखते हैं। हम तीनों तरीकों को देखते हैं अपने अपने तरीके से। हाँ, बता दिया रेस्ट टू रेस्ट, मोशन टू मोशन, एंड हियर नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। बॉडी चाहेगी कि मेरी डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। बच्चों मेरी फीलिंग को पकड़ो, नोट्स वगैरह सारा कुछ प्रॉपर रेडी हो रहा है, वो तो आपको मिल जाएगा। समझो यहाँ पे मेनली समझना है ना, लिखना तो आजू बाजू चल जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। आइए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। आप किसी बॉडी पे रेस्ट व्हीकल पे बैठे हुए हैं, कोई आपका छोटा भाई या बड़ा भाई गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ी स्टार्ट है, गुर्र भाई आजा जल्दी बैठ जा यार, मार्केट जाना है, गुर्र भैया आजा जल्दी बैठना है यार, देर हो रही है। हाँ बैठ गया वो, समझ गए ना, इतना जल्दी में था, पहला गियर बिल्कुल तेज़ी से डाला, गाड़ी जंप खा गई। हाँ या ना। तो पहले आप क्या थे, रेस्ट पे थे। क्या थे आप पहले, रेस्ट पे थे, और एकदम से किस पे आ गए, मोशन पे आ गए। बताइए आप आगे की तरफ धक्का खाएंगे या आप पीछे की तरफ धक्का खाएंगे, बिल्कुल सही, आप किसकी तरफ धक्का खाएंगे, पीछे की तरफ। तो क्या होता है बच्चों, जैसे ये आप बैठे हुए हैं, ट्रेन में भी यही होता है, एकदम से ट्रेन चलती है, एकदम से ट्रेन कोई चल पड़ी, अक्सर हुआ करता है कि एकदम से ट्रेन चलती है तो आप क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। समझ गए ना, जब कोई ट्रेन को कोई नया वाला ड्राइवर, ट्रेनिंग पीरियड वाला ड्राइवर कभी कभी ट्रेन चलाए तो आप देखिएगा कैसे वो ट्रेन चलाते हैं। ट्रेन चलाने वाले अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, तो शायद आपको एक्सपीरियंस हो। एक बार मैं बॉम्बे मेल में बैठ करके आया, बॉम्बे मेल हावड़ा से लेके बॉम्बे जाती है, मैं उसमें बैठा भाई साहब। अब मैं उसमें बैठा, वो जो ड्राइवर था वो बड़ी ज़ोर में ट्रेन में रोकता था और एकदम से झटके से स्टार्ट करता था। तो मैं छोटा था 6 साल का, जितना बड़ा भी युवराज आपको दिखता, समझ गए ना। तो मैं बिना किसी का सहारा लिए बैठा करता था ऐसे, समझ गए ना। तो चाय कॉफ़ी जो भी लिया करूं उसको लेके बैठा करूं, और जैसे वो ट्रेन एकदम से स्टार्ट हो तो सारी चाय मेरे ऊपर या सारी कॉफ़ी मेरे ऊपर। ऐसा 2-3 बार हुआ तो मैं समझ गया ये ड्राइवर जो ट्रेन वाला है पक्का नया है। तब मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों होता है, समझ गए ना। तो देखो भैया इसका एग्जाम्पल भी है, सुनो सुनो सुनो, आओ भाई देखो इधर। अब यहाँ पर जो है ये जैसे गाड़ी चली, जैसे एकदम से गाड़ी चली तो शुरुआत में आपकी बॉडी किस में थी बेटा, रेस्ट में। किस में थी, रेस्ट में, ठीक है ना। आपकी बॉडी रेस्ट में, या आपके पैर वगैरह सब पूरी बॉडी रेस्ट में। बट जैसे गाड़ी चली तो आपकी गाड़ी का बॉटम वाला पार्ट किस में आ गया, मोशन में आ गया कि नहीं आया, क्योंकि वो चक्के के साथ वो कनेक्टेड है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। जैसे पेड़ को हिलाया तो पेड़ की ब्रांचेस किस में आ गई, मोशन में। पेड़ की ब्रांचेस किस में आ गई, मोशन में। मगर फ्रूट्स अलग डाली से तने हुए थे, तो जैसे हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो किस में रहेगा, रेस्ट में। किस में रहेगा, रेस्ट में। तो ये वाला पार्ट, बॉटम वाला पार्ट तो मोशन में आ गया, मगर अपर पार्ट रेस्ट में है। तो वो अपोज करने के लिए बोलो आगे की तरफ झुकेगा कि पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। समझ में आया, इस तरीके से वो पीछे की तरफ झुकेगा। क्लियर हुआ। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ। दूसरा एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है, इनर्शिया ऑफ। सलाह दी जाती है कभी अगला ब्रेक ना लगाएं गाड़ी का, समझ गए। एक तो फिसलने का चांस साइकिल या गाड़ी, दूसरा यदि तगड़ा तरीके से अगला ब्रेक लग गया तो आप किस स्टाइल में जाओगे, बिल्कुल रजनीकांत स्टाइल में आप ऊपर उठोगे, समझ गए ना,
वो तो बच जाएगा मगर आप नहीं बचोगे। समझ में आया ना? क्या हो जाएगा, जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे, जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो आपका बॉटम पार्ट जो है गाड़ी में वो रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगाने से गाड़ी किस में आ जाती है, रेस्ट में। मगर अपर पार्ट जो होगा आपका रेस्ट में नहीं आएगा, इसलिए आप कहाँ झुक जाओगे, आगे की तरफ। कहाँ झुक जाओगे, आगे की तरफ। समझ गए ना? इसलिए सलाह दी जाती है कि एकदम से तेज वाला ब्रेक ना लगाया जाए, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो रेस्ट में आ जाता है मगर ऊपर वाला पार्ट मोशन में रहता है, तो इसलिए कंप्लीटली आप कहाँ झुक जाते हो, आगे की तरफ। बोलो क्लियर हो गया समझ में क्या है कि नहीं आया? इसके और सारे एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। आपने कई सारे और एग्जाम्पल, पर्टिकुलर्स एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। एग्जाम्पल, कार में जब एक्सीडेंट होता है, कार का जब एक्सीडेंट होता है और कार किसी दूसरी कार से जाके हिट होती है तो सामने वाला कांच फोड़ करके कई बार बाहर निकल जाता है, कांच फोड़ करके बाहर निकल जाता है। स्पेशली स्टीयरिंग व्हील वाला नहीं, बाजू वाला। स्टीयरिंग व्हील वाला स्टीयरिंग में फंस जाता है, समझ गए ना? मगर आसाम जो दूसरा वाला होता है वो कांच फोड़ करके कहाँ निकल जाता है, बाहर। क्योंकि रेस्ट में आने के कारण बॉडी का अपर पार्ट किस में रहता है, मोशन में। किस में रहता है, मोशन में। खैर आजकल तो एयर बैग वाला ज़माना है, तो आजकल तो एयर बैग निकल जाते हैं, सेंसर लगे होते हैं, एयर बैग बाहर आएगा, जान बच जाती है। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से ये हुआ करता है। तीसरी बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ, सीट बेल्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ भाई साहब बैठिए थोड़ा देर आप लोग, इस है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ करता है, देखिए, अगर आप कार में बैठे हैं और एकदम स्टीपर टर्न कार लेती है, बोलो हाँ, कार ने एकदम वी जोर का इधर का टर्न मारा, तो बताओ आप अंदर घुसते हो कि बाहर घुसते हो? बाहर। हाँ, अंदर नहीं, बाहर। अगर इधर का टर्न मारा है तो आप इधर की तरफ जाओगे, समझ गए ना? और अगर इधर का टर्न मारा है, टर्न कहाँ है, टर्न इस तरफ है, तो इधर जाओगे। हाँ या ना? आ गया समझ में ना? यस। तो मतलब जिस तरफ टर्न है उसके अपोजिट, जिस तरफ टर्न है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मुड़ोगे, मतलब आप अपोज कर रहे हो। आप क्या हो, बॉडी हो। आप क्या हो, बॉडी। और एज अ बॉडी, एज अ इनर्शिया, एज अ नेचर ऑफ इनर्शिया, आप उस टर्न का अपोज करोगे। उस टर्न का क्या करोगे, अपोज करोगे। और इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक डेमोन्स्ट्रेशन होता है ब्रेक डांस का झूला, ब्रेक डांस वाला झूला। अगर आप ब्रेक डांस वाले झूले में बैठे हो तो देखते हो कि उसमें खिचड़ी बन जाती है एकदम। जो किनारे बैठा होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। हाँ या ना? ब्रेक डांस वाले झूले में अगर 3 लोग बैठो तो कहाँ पर बैठना चाहिए, किनारे, आजू बाजू या बीच में? बीच वाले के बड़े मज़े रहते हैं, आजू बाजू वाले की खिचड़ी बन जाती है। बोलो हाँ या ना? जब वो झूला ऐसे ऐसे घूमता है तो सब लोग उसको इधर दबाते हैं। हाँ या ना? जब वो झूला इस तरफ से घूमता है तो सब लोग इधर दबाते हैं। इसलिए है ना, इसलिए ब्रेक डांस वाले झूले में किस में बैठना चाहिए, बीच वाले में। समझ में आया? नहीं वो वाली ना, वो नहीं होती है अरे वो गेम नहीं होता है। अरे अच्छा मैंने इतनी अच्छी चलाई चलो। तो बच्चों आ गया समझ में? कोई दिक्कत? सारे पॉइंट चलिए जल्दी जल्दी देखिए। पहला, चलो इधर देखो पहला पॉइंट। हाँ ध्यान से देखिए प्लीज। हाँ फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ पैसेंजर इन द बस हैज अ टेंडेंसी टू कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इनसाइड द बस ड्यू टू द इनर्शिया व्हेन द बस टेक टर्न्स passenger wants to continue the moving in a straight line. Due to this it appears that his body bends outward. तो देखिए जो बॉडी है, अगर गाड़ी इस तरफ टर्न ले रही है तो बॉडी कहाँ की तरफ झुकती है, बाहर की तरफ। गाड़ी अगर अंदर की टर्न ले रही है तो बॉडी कहाँ झुकती है, बाहर की तरफ। सेकेंड पॉइंट, when we hit a carpet, है ना, it loses the inertia of rest and moves. कारपेट को जैसे ही आप झटका मारते हो उसके पार्टिकल गिरने लगते हैं, but the dust in it retains inertia of rest and left behind. Thus dust and carpet are separated. तो इस तरीके से डस्ट और कारपेट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। थर्ड, when a tea is shaken it moves to and fro. To and fro का मतलब आगे पीछे, to and fro का मतलब आगे पीछे। समझ गए? यस, दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो। समझ गए ना? दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो। हाँ, बट द फ्रूट रिमेन्स इन रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड ड्यू टू दिस द फ्रूट ब्रेक्स ऑफ द ट्री। इस तरीके से ट्री से जो होता है फ्रूट टूट जाता है। अगला, व्हेन ए कार इज ब्रेक सडनली, अगर आप कार को सडनली ब्रेक करते हैं, द मैन बेंड्स फॉरवर्ड वायलेंटली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन, द मैन मे कोलाइड विद द पार्ट्स ऑफ द कार हर्टिंग हिमसेल्फ,
है ना, सीट बेल्ट विल नॉट लेट द मैन बेंड फॉरवर्ड एंड दस सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंट। इस तरीके से हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आप रेस्ट में आते हैं, आपकी बॉडी का अपर पार्ट आगे की तरफ झुक जाता है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए होंगे तो स्टीयरिंग में जा करके आपकी ठुड्डी और नाक लगेगी, समझ गए ना, बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए सीट लगाना चाहिए। यस भाई साहब देखो, एक मुझे बात बताओ, कार के टॉप पे जो लगेज बांध के रखते हो, उस लगेज रखते हो, उसको हमेशा बांध के रखना चाहिए कि खुला छोड़ देना चाहिए? बांध के रखना चाहिए। ऊपर कार के ट्रॉली लगी होती है, हाँ ठीक है, लगी होती है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो ट्रॉली में लगेज को हमेशा बांध करके रखो, बोलो हाँ या ना। अगर उसमें लगेज को बांध करके नहीं रखोगे और सडनली आप ब्रेक लगाओगे तो पूरा का पूरा लगेज कहाँ जाएगा? गाड़ी के आगे सामने आ जाएगा। आई बात समझ में? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन व्हेन द कार स्टॉप्स द लगेज ऑन द टॉप कार हैज़ द टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, देयरफॉर लगेज इज टाइड। तो इस तरीके से आपको लगेज को बांध करके रखना चाहिए। क्लियर आ गया समझ में? तो ये है। अगला टॉपिक लिखिए, मोमेंटम। मोमेंटम 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 बेटा मोमेंटम अगर मैं बात करूं, मोमेंटम का मतलब फीलिंग पकड़ो। अगर मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम मतलब अमाउंट ऑफ मोशन। अमाउंट ऑफ मोशन, बेटा बातें नहीं करो, ध्यान दो इधर। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाई अ बॉडी, लिखिए आंसर। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाई अ बॉडी मतलब किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी तेज जा रही है, एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है। चलो समझो, समझो बेटा। अमाउंट ऑफ मोशन 5 ग्राम की गोली, कितने ग्राम की? 5 ग्राम की गोली, मैंने इसको फेंका है 500 मीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड, 500 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो? एक सेकेंड में कितने मीटर? 500 मीटर। मतलब यहां से लेके वो पार्थ हेल्थ क्लब वाला गेट और आगे, एक सेकेंड में इतने मीटर। अरे 500 मीटर से ज़्यादा ही होगा भाई, मेरे टेप लगाओ, 500 मीटर से कम हो निकलेगा वो, और ज़्यादा जाएगा 500 मीटर। ग्राम पंचायत चौराहे के पास, समझ में आया? 1 किलोमीटर जाके वो ख़त्म होता है बॉम्बे होटल के पास में, थोड़ा सा पहले। हाँ भाई 500 मीटर यार, 500 मीटर फीलिंग पकड़ो ना। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो 500 मीटर तो आप ये ग्राम पंचायत चौराहा मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? तो 500 मीटर पर सेकेंड की से मैंने एक 5 ग्राम की गोली मारी है और आपको सामने खड़ा कर दिया है। बोलो बहुत जोर का हर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? किस वजह से हुआ? इसकी वजह से कि स्पीड की वजह से? स्पीड की वजह से। अब दूसरा देखो, 500 ग्राम का पत्थर या 500 किलो का पत्थर, कितने किलो का? 500 किलो का। चलो 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 चलो, 500 ग्राम का पत्थर मतलब आधा किलो का पत्थर, और स्पीड बहुत सड़ेली, 5 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड? 5 मीटर पर सेकेंड, या और है ना 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितने मीटर? 5 मीटर। 1 सेकेंड में कितने मीटर? 5 मीटर। इधर देखो, 1 सेकेंड में 5 मीटर, बातें नहीं प्लीज। 1 सेकेंड में 5 मीटर की स्पीड बहुत ही कम स्पीड है। मतलब 1 सेकेंड में ये वाले कोने से वो वाले कोने तक पहुंच जाएगी, इतनी स्पीड है। अब बताओ, अब मैंने आपको इस स्पीड से और इस मास का एक पत्थर मारा, तो अब आप हर्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ चोट लगेगी ना। मगर इस बार चोट किसकी वजह से लगी? मास की वजह से कि वेलोसिटी की वजह से? और पिछले बार किसकी वजह से? समझ में आया ना? मतलब चोट लगने में अकेले एक का योगदान है कि दोनों का योगदान है? दोनों का योगदान है। दैट्स वाई मोमेंटम इज कॉल्ड मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। आई बात समझ में? अब एक छोटा सा एग्जांपल मेरे को बताना, देता हूं मैं बता रहा हूं आपको। आपके पास एक 100 किलोग्राम की कार है। कितने किलोग्राम की? 100 किलोग्राम की कार है, और 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आके भिड़ गई दुकान से, किसी घर से भिड़ गई। बोलो हाँ। 100 किलोग्राम की कार है और 50 किलोमीटर से भिड़ गई,
मोमेंटम निकालो भाई साहब, 100 गुणे कितना 50, आंसर कितना 5000, कितना हो गया 5000, इतना मोमेंटम आया। दूसरा देखो, आपके पास 5 टन का ट्रक है, कितने टन का, हाँ ट्रक तो होता ही है 14 टन 20 टन के, 5 टन बहुत हद का पूरा दुबला टाइप का ट्रक है ये, पोलियोग्रस्त ट्रक है ये। तो 5 टन का ट्रक है 5000 किलोग्राम का, और इसकी स्पीड है कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। किसकी 10 किलोमीटर पर आवर, आराम से घर चल रहा है, बिल्कुल स्कूटर टाइप चल रहा है। बोलो हाँ। आ करके उसी दुकान से टकराया है, बोलो ज़्यादा विध्वंस कौन करेगा, ये फास्ट मूविंग कार या ये हैवी ट्रक? ऊपर वाला नहीं करेगा, हैवी वाला ट्रक करेगा। मोमेंटम ज़्यादा निकलेगा, जब भारी चीज़ों से टकराएगा तो बहुत दूर तक जाएगा। आई बात समझ में ना? हाँ, 5000 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 50,000 यूनिट, किलोग्राम मास की, और इसकी किलोमीटर पर आवर। सब बेटा लड़ो नहीं, ये सब नहीं करो प्लीज़, ठीक है ना? माही इधर पढ़ ले पहले, ठीक है ना? माही ऑनलाइन क्लास जा रही है, बच्चे पूछेंगे अभी, नहीं तो कौन है ये, है ना? 5000 किलोग्राम इंटू 10 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दो इधर से। तो देखिए ध्यान से, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किस वाले केस में हुआ, पहले वाले केस में कि सेकंड वाले केस में? आप खुद सोच करके बताओ ना, ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट किन गाड़ियों के साथ वाले होंगे, लोडेड गाड़ी के साथ कि अनलोडेड के साथ? लोडेड के साथ, हाँ या ना? होंगे ना, लोडेड गाड़ियों के साथ के एक्सीडेंट बहुत हैवी होंगे। तो बच्चों ये कहलाता है मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लीजिए, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट लिख लो, मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड लिख लो। इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।